चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। और आयनिक इक्विलिब्रियम देखोगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं और आगे भी आयनिक का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए आयनिक में सबसे पहले बात करते हैं वाटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कॉन्सेप्ट खत्म। ये आयनिक की क्लास लगाई थी मैंने, जो वो क्लास है। ठीक है, हाँ, तो जो लोग इक्विवेलेंट के लिए जुड़ने वाले थे वो क्लास लीव कर सकते हो। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की बात करते हैं। तो देखो वाटर H2O, वाटर सेल्फ आयोनाइज होता है। वाटर H2O लिक्विड जो है ये खुद ब खुद आयोनाइज होता है और आयोनाइज होकर H+ एक्वस और OH- एक्वस प्रोड्यूस करता है। अब देखो ये जो वाटर का आयनाइजेशन है H+ एक्वस एंड OH- एक्वस में, इस आयनाइजेशन को कहते हैं कि ये वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन है। और ऐसा सेल्फ आयनाइजेशन वाटर में भी होता है और जितने सारे सॉल्वेंट हैं, अमोनिया, एसिटिक एसिड, इन सारे सॉल्वेंट में भी इसी तरीके का सेल्फ आयनाइजेशन होता है। तो वाटर H+ और OH- में टूटता है। हम इसको कई बार H+ की जगह H3O+ भी लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं कि 2H2O और यहाँ H+ की जगह H3O+ लिखते हैं और साथ में लिखते हैं OH-। ये वाटर के सेल्फ डिसोसिएशन का रिएक्शन हो गया। अब देखो इस डिसोसिएशन में वाटर आयोनाइज होके H+ और OH- प्रोड्यूस कर रहा है। तो वाटर खुद ब खुद आयोनाइज होके H+ और OH- प्रोड्यूस कर रहा है। अब बताओ प्योर वाटर में जब वाटर डिसोसिएट करेगा तो क्या जितना H+ बनेगा उतना ही OH- बनना चाहिए? yes. तो H+ इक्वल्स टू OH-, क्योंकि अगर एक वाटर टूटेगा तो एक H+ और एक OH- बनेगा। सो प्योर वाटर में हम कह सकते हैं कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू OH- की कॉन्सेंट्रेशन, यानी H+ और OH- दोनों आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होनी चाहिए। अब देखो जरा H+ और OH- दोनों बराबर है। अब जरा हम इसके डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम लिखें। तो अगर हम इसके डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो इसको लिखना चाहिए कि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है। अब देखो वाटर तो यहां पर लिक्विड स्टेट में है और लिक्विड स्टेट वाली स्पीसीज की कॉन्सेंट्रेशन वैरी करेगी या फिक्स रहनी चाहिए? फिक्स रहनी चाहिए। तो ये लिक्विड वाटर की कॉन्सेंट्रेशन तो फिक्स रहनी चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, वाटर इस रिएक्शन में डिसोसिएट होकर H+ प्रोड्यूस कर रहा है। वाटर H+ प्रोड्यूस कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वाटर एक एसिड का काम कर रहा है। और वाटर अगर एसिड का काम कर रहा है तो इसके डिसोसिएशन के इक्विलिब्रियम को कह सकते हो कि वो ये वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट है एज एन एसिड। वाटर इसी इक्विलिब्रियम से OH- भी प्रोड्यूस कर रहा है और जब OH- प्रोड्यूस कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वाटर यहां बेस का काम कर रहा है। और वाटर अगर बेस का काम कर रहा है तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कह सकते हैं कि ये Kb है, यानी ये बेस का भी काम कर रहा है। तो एसिड के लिए जब डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो उसको लिखोगे वो Ka है और बेस के लिए जब लिखोगे तो उसको कहेंगे Kb। तो वाटर आयोनाइज होके H+ भी प्रोड्यूस करता है और OH- भी प्रोड्यूस कर रहा है। दैट मींस वाटर एक्टिंग एज बेस एज वेल एज एसिड। देखो मजेदार चीज है कि वाटर एसिड का भी काम कर रहा है, वाटर बेस का भी काम कर रहा है। तो जो लोग एसिड और बेस दोनों का काम करते हैं उनको क्या कहते हो? एम्फोटेरिक। तो वाटर एक एम्फोटेरिक स्पीसीज है, एसिड का भी काम किया और बेस का भी काम किया। अब देखो लिक्विड वाटर की कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट रहती है। अब कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है तो इधर पे भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। तो इन दोनों कांस्टेंट्स को साथ में मल्टीप्लाई कर दें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। और इसको Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड, इसको एक नया कांस्टेंट कह देते हैं कि ये कांस्टेंट है Kw के बराबर और Kw इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-।
तो वाटर में H+ और OH- के आयंस का प्रोडक्ट हमेशा Kw के बराबर होता है। वाटर में H+ और OH- के आयंस का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा Kw के बराबर होता है। अब देखो प्योर वाटर में H+ OH- के बराबर है, तो अगर H+ OH- के बराबर है तो हम Kw दैट इज इक्वल टू ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-, हम OH- को H+ पुट कर सकते हैं, क्योंकि प्योर वाटर में हर केस में तो नहीं, बट इन प्योर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-, तो हम प्योर वाटर के केस में Kw इसको OH- को H+ पुट कर दें तो ऐसा कह सकते हैं कि H+ इक्वल्स टू OH-, और बताओ इनकी कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर आनी चाहिए? H+ यहां पुट कर दो, हाँ, तो ये कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा √Kw के बराबर। तो प्योर वाटर में H+ की कॉन्सेंट्रेशन OH- की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होती है और ये वैल्यू √Kw के बराबर होती है। अब देखो हाँ, Kw में W क्या डिनोट कर रहा है? वाटर। W वाटर के ये है, वाटर के ये कांस्टेंट दिख रहे हैं तो हम इसको कह रहे हैं W, ठीक है। अब देखो तो प्योर वाटर में H+ OH- दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है और ये √Kw के बराबर हो जाती है। अच्छा, Kw क्या था? तो Kw था Ka ऑफ वाटर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड। अब बताओ H2O लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो सकती है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड कितना होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड कितना बोलोगे? तो अगर मान लो मैंने 1 लीटर वाटर लिया तो 1 लीटर के वाटर का वॉल्यूम हो गया 1 लीटर, तो वॉल्यूम इज 1 लीटर। और अब हमें मोल्स पता करना है, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, तो 1 लीटर वाटर का मास हो गया 1000 ग्राम और उसमें वाटर के मोल्स हो गए 1000/18, तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हम कह सकते हैं कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इज 1000/18 m। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर इज 1000/18 m। 1000/18 को अगर हम डिवाइड करें 18 से तो ये 55.55 या 55.55 बार m हो जाएगा। हम इसको कई बार टेक्निकल कैलकुलेशन पर्पस के लिए 55.56 m ले लेते हैं। तो वाटर का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है Kw आ रहा है, Kw इज Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड इज दिस मच, ठीक है। अब देखो जरा, वाटर में H+ की कॉन्सेंट्रेशन है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन है √Kw के बराबर। अब बताओ प्योर वाटर का pH कितना हो जाएगा? 7 नहीं, 7 नहीं, प्योर वाटर में H+ की कॉन्सेंट्रेशन √Kw के बराबर है। अगर आपको pH चाहिए तो दोनों साइड क्या करो? नेगेटिव लॉग। हाँ, तो नेगेटिव लॉग ऑफ H+ की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ √Kw, हाँ है ना? अब देखो नेगेटिव लॉग ऑफ H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या दे रहा है? ये क्या है? pH है, और pH, और pH को क्या लिखो? तो यहां से √Kw है तो Kw की पावर हाफ को बाहर निकालो तो ये टर्म हो जाएगा माइनस लॉग Kw, और माइनस लॉग Kw को कह सकते हैं कि ये pKw/2 है। माइनस लॉग Kw इज pKw एंड pH इज इक्वल टू pKw/2। यानी प्योर वाटर में कह सकते हैं कि प्योर वाटर का pH, प्योर वाटर अगर होता है तो प्योर वाटर का pH, अच्छा क्या pH और pOH दोनों बराबर होंगे प्योर वाटर में? H+ कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो pH pOH दोनों बराबर होंगे, और pH प्लस pOH और pOH दोनों बराबर हैं और दोनों की वैल्यू pKw/2 के बराबर होगी। तो ये pH उन्होंने कैसे निकाला नेगेटिव लॉग निकालने के बाद? नेगेटिव लॉग ऑफ H+ को ही pH कहते हैं। नेगेटिव लॉग ऑफ H+ को pH कहते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ OH- को POH कहते हैं, और नेगेटिव लॉग ऑफ Kw इसको कह सकते हैं कि वो pKw है।
नेगेटिव योग ऑफ एक्स, कोई भी क्वांटिटी आए, अगर हम उस क्वांटिटी का नेगेटिव योग ले रहे हैं, नेगेटिव योग ऑफ एक्स है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये पी की पी एक्स है। तो नेगेटिव योग ऑफ एच प्लस तो पी एच, नेगेटिव योग ऑफ ओ एच माइनस पी ओ एच, नेगेटिव योग ऑफ के डब्ल्यू पी के डब्ल्यू, नेगेटिव योग ऑफ के पी के। तो किसी भी पैरामीटर का नेगेटिव योग होगा तो हम उसको पी के सर पे वो पैरामीटर लिख के प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब देखो प्योर वाटर का पीएच पीओएच के बराबर है और ये पी के डब्ल्यू बाई 2 के बराबर है, ठीक है। अब देखो प्योर वाटर को क्या कहना चाहिए, प्योर वाटर एसिडिक होता है, बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है? हाँ, तो देखो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है तो दिस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है पूरी तरीके से। और अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस से ज्यादा है, अब क्या कहोगे, तो ये एसिडिक है। और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस से कम है, हाँ, इसको कहोगे कि अल्कलाइन है, या हम इसको बोल सकते हैं कि दिस सॉल्यूशन इज बेसिक। तो सॉल्यूशन 3 क्लासेस में, एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक। अब किसको क्या कहोगे, दैट डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। अब देखो वाटर में आप कुछ भी ऐड करो, वाटर में एसिड ऐड करो, वाटर में बेस ऐड करो, कुछ भी ऐड करो, वाटर अपना ये इक्विलिब्रियम तो एस्टैब्लिश करेगा ही करेगा, हाँ है ना। वाटर में अगर हम एसिड ऐड करें, वाटर में बेस ऐड करें या वाटर में कुछ भी ऐड करें, वाटर अपना ये इक्विलिब्रियम हमेशा ही एस्टैब्लिश करेगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर हम प्योर वाटर में एसिड ऐड कर देंगे तो ये इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, हम प्योर वाटर में एसिड HCl ऐड कर दे तो ये इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, हाँ है ना। क्यों बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, क्योंकि H प्लस बड़ा है तो वो H प्लस को थोड़ा कंज्यूम करने चाहेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुना, वाटर में H प्लस OH माइनस ज्यादा था, हमने H प्लस ऐड कर दिया तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हुआ। अब बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो जितना H प्लस कंज्यूम होगा उतना ही OH माइनस कंज्यूम होगा, हाँ है ना। सॉल्यूशन ओवरऑल कैसा हो जाएगा, एसिडिक। और ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होनी चाहिए, हाँ है ना। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हो जाएगा और हम ऐसा कह सकते हैं कि pH शुड बी लेस देन, अच्छा pH की वैल्यू पे भी कमेंट कर सकते हैं। न्यूट्रल केस में pH कितना होना चाहिए, अरे फिर से 7 कैसे, यहां pKw के टर्म में बताओ, न्यूट्रल केस में pH कितना होना चाहिए, अरे न्यूट्रल केस में H प्लस इक्वल टू OH माइनस, O तो प्योर वाटर है तो pKw बाई 2 होना चाहिए। और एसिडिक केस में देखोगे कि एसिडिक केस में pH की वैल्यू pKw बाई 2 से कम आ जाती है और बेसिक केस में pH की वैल्यू pKw बाई 2 से ज्यादा आ जाती है। एसिडिक केस में और बेसिक केस में हम कमेंट कर सकते हैं कि बेसिक केस में pH pKw बाई 2 से ज्यादा होता है और बेसिक एसिडिक केस में pH pKw बाई 2 से कम होता है एंड बेसिक केस में pH इज मोर देन pKw बाई 2। ध्यान से इसको देखो, ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, डेल्टा H कैसा है, डेल्टा H कैसा है, पॉजिटिव है, आर यू श्योर? क्योंकि डिसोसिएट हो रहा है, हाँ हम डिसोसिएट कर रहे हैं तो डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अब डेल्टा H पॉजिटिव है तो बताओ इस रिएक्शन का टेम्परेचर के साथ क्या रिस्पॉन्स होगा, टेम्परेचर कम करना, टेम्परेचर डेल्टा H यहां पर पॉजिटिव है, हीट एब्जॉर्ब होती है बढ़ाने तो हाँ डेल्टा H, तो इस रिएक्शन का टेम्परेचर रिस्पॉन्स कह सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ये रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। यानी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ Kw क्या होना चाहिए, Kw इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ Kw चेंज होना चाहिए, Kw इंक्रीज होना चाहिए, हाँ है ना, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ हम बोल सकते हैं
कि ये जो इक्विलिब्रियम है H2O लिक्विड से H2O गैस H प्लस एंड OH माइनस, दिस इक्विलिब्रियम इज एन एंडोथर्मिक इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन कहाँ प्रोसीड करती है, किधर से, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बताओ H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। OH- की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। पर प्योर वाटर में अभी भी क्या दोनों बराबर होंगे, यार अभी भी दोनों बराबर होंगे। अच्छा, H+ इंटू OH- इसको कहते हैं H+ इंटू OH- KW। H+ बढ़ा OH- बढ़ा तो KW की वैल्यू बढ़ेगी, KW की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब देखो pH को कहते हैं कि pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ H+, नेगेटिव लॉग ऑफ H+। तो बताओ H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी तो लॉग H+ की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, लॉग H+। अरे H+ बढ़ा है तो लॉग H+ बढ़ेगा, और लॉग H+ बढ़ेगा तो माइनस लॉग H+ घटेगा। तो pH क्या होगा, घटेगा। इसी नेगेटिव लॉग H+ को कहते हैं कि ये pH है, और अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो pH की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। POH की वैल्यू क्या होगी, अरे POH की वैल्यू तो अगर OH, अरे कैसे बढ़ेगी, देखो नेगेटिव लॉग ऑफ X इज PX, X बढ़ेगा तो log X बढ़ेगा, पर नेगेटिव लॉग ऑफ X घटेगा यानी PX घटेगा, है ना। तो pH की वैल्यू घटेगी। POH के बारे में बताओ क्या होगा, POH भी घटेगा और pKW भी घटेगा, है ना। तो टेम्परेचर के साथ न्यूट्रल वाटर का pH भी चेंज होगा। टेम्परेचर के साथ न्यूट्रल वाटर का pH, न्यूट्रल वाटर का pH इस pKW/2 है, तो ये pKW का जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर भी चेंज होगा, आगे पीछे शिफ्ट होगा ये बॉर्डर। तो देखो pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H+, pKW इज नेगेटिव लॉग ऑफ KW, और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ KW चेंज, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KW बढ़ेगा। अब ध्यान से समझो, केवल और केवल 298 केल्विन पर, एट 298 केल्विन, केवल इस टेम्परेचर पर 298 केल्विन पर KW की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। तो बताओ pKW कितना होना चाहिए, अरे pKW इज नेगेटिव लॉग ऑफ KW, कितना होना चाहिए, 14। और वाटर का pH कितना होना चाहिए, 7। न्यूट्रल वाटर का pH कितना होना चाहिए, 7। तो अगर न्यूट्रल है तो pH शुड बी 7, एसिडिक है तो pH कितना होना चाहिए, लेस देन 7, और बेसिक है तो pH कितना होना चाहिए, हाँ, तो pH मस्ट बी ग्रेटर देन 7। इतनी बात समझ में आई। सर जब 14 हुआ तो ये 7 था, न्यूट्रल कैसा आ गया, 7? बेटा थोड़ा ध्यान दिया कर तू, pH इज pKW/2 होता है ना, यस ये ऐसा फिर क्लियर हो गया। pKW 14 है तो 14/2 दैट इज 7, है ना। अब ध्यान से सोचो, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ KW बढ़ जाता है, यानी pKW की वैल्यू, pKW क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी न्यूट्रल वाटर का pH क्या होगा, नहीं एसिडिक नहीं होगा, वो न्यूट्रल ही होगा, H+ और OH- बराबर होंगे। ये न्यूट्रल वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, आई बात समझ में। तो टेम्परेचर बढ़ाने, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो न्यूट्रल पॉइंट का pH 7 से कम होगा या 7 से ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो pH, अच्छा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो न्यूट्रल वाटर का pH जो है वो कम हो जाएगा, और टेम्परेचर अगर घटाओगे तो न्यूट्रल वाटर का pH 7 से ज्यादा हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ऐसा कहना कि pH 7 पे सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल होता है, स्टेटमेंट
हमेशा करेक्ट है या केवल 298 केल्विन पर करेक्ट है? केवल और केवल 298 केल्विन पर ही करेक्ट है। अच्छा, एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट दिया गया है कि किसी टेम्परेचर पर एक सॉल्यूशन का पीएच 7 है और वो सॉल्यूशन एसिडिक है। किसी टेम्परेचर पर एक सॉल्यूशन का पीएच 7 है एंड द सॉल्यूशन इज एसिडिक, वो सॉल्यूशन एसिडिक है, तो बताओ वो टेम्परेचर 298 केल्विन से ज्यादा है या 298 केल्विन से कम है? कम पीएच 7 एसिडिक है तो न्यूट्रल का बढ़ गया है, हाँ है ना? न्यूट्रल का बढ़ गया है मतलब पीकेडब्ल्यू बढ़ गया है। पीकेडब्ल्यू बढ़ गया है मतलब टेम्परेचर, केडब्ल्यू घटा होगा और केडब्ल्यू घटा होगा मतलब टेम्परेचर घटा होगा, हाँ है ना? एक टेम्परेचर पर एक सॉल्यूशन का पीएच 7 है एंड दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक। एक टेम्परेचर पर एक सॉल्यूशन का पीएच 7 है और हमें पता है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है। अब सॉल्यूशन एसिडिक है तो तुम्हें टेम्परेचर के बारे में कमेंट करना है। अब देखो, सॉल्यूशन अगर एसिडिक है इसका मतलब 7 का सॉल्यूशन एसिडिक है मतलब न्यूट्रल वाटर का पीएच 7 से ज़्यादा है। और ये वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा होती है यानी न्यूट्रल वाटर का पीएच 7 से ज़्यादा हो गया है, यानी पीकेडब्ल्यू की वैल्यू क्या हुई है? न्यूट्रल वाटर का पीएच इज पीकेडब्ल्यू बाई 2, तो अगर ये 7 से ज़्यादा हो गया है तो ये पीकेडब्ल्यू की वैल्यू 14 से बढ़ी है, हाँ है ना? पीकेडब्ल्यू अगर बढ़ेगा तो केडब्ल्यू घटेगा, केडब्ल्यू घटेगा कब? तो टेम्परेचर जब कम करोगे, यानी टेम्परेचर 298 केल्विन से कम होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। pH of neutral water is, या pH of pure water is water is 6.6। द टेम्परेचर देन, पहला कमेंट बताओ टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर 298 से ज्यादा होना चाहिए या 298 से कम होना चाहिए? ज्यादा होगा। ये समझ में आ रहा है सबको? न्यूट्रल वाटर का पीएच जो है वो 6.6 है, तो पीएच इज 6.6 और पीएच शुड बी इक्वल टू पीकेडब्ल्यू बाई 2। तो पीकेडब्ल्यू कितना? 13.2। इसको 6.7 बना लो, थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहेगी आगे। तो ये 13.4 आ जाएगा पीएच, पीकेडब्ल्यू। अब पीकेडब्ल्यू की वैल्यू कम हुई है, 298 से कम हुई है, यानी टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर 298 से ज्यादा होना चाहिए। सेकेंड बात कि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हैज पीएच 7, एक सॉल्यूशन का पीएच 7 है, देन इट्स नेचर, इसका नेचर कैसा है? नेचर क्या कहोगे? एसिडिक है या बेसिक है? बेसिक है। ये न्यूट्रल नहीं है अभी, ये बेसिक है। क्यों बेसिक है? न्यूट्रल वाटर का पीएच 6.7 है, ये उससे ज्यादा है, तो ये सॉल्यूशन जो है वो बेसिक हो गया। ठीक है, थर्ड बात बताओ, यहां पीकेडब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करो, सॉरी केडब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करो। केडब्ल्यू कितना होगा? -13.4। हाँ, तो केडब्ल्यू को हम लिख सकते हैं कि पीकेडब्ल्यू इक्वल्स टू
13.4। तो हम KW को लिख सकते हैं कि KW इज नेगेटिव लॉग ऑफ KW इज 13.4। सो KW इज 10 की पावर -13.4। है ना, लिख सकते हैं। Yes, sir. अब देखो इसको क्या ऐसे भी कर सकते हो क्या कि 10 की पावर -14 इंटू 10 की पावर 0.6। Yes. दो पार्ट में स्प्लिट किया, एक विथ डेसिमल पार्ट और डेसिमल पार्ट मस्ट बी पॉजिटिव, और यहां इंटीजर पार्ट, तो इंटीजर पार्ट कुछ भी हो सकता है, बस इंटीजर होना चाहिए। तो हमने इस जो 10 की पावर आया इसको दो पार्ट में स्प्लिट किया, एक पॉजिटिव डेसिमल की 10 की पावर पॉजिटिव डेसिमल और एक 10 की पावर इंटीजर। तो ये पॉजिटिव डेसिमल हो गया, ये इंटीजर हो गया। अब बताओ 10 की पावर 0.6 कितना होगा? 4। log 4 इज 0.6, तो 10 की पावर 0.6 इक्वल्स टू 4। सो KW शुड बी कितना? 2 इंटू 10 की पावर -14। KW इज 2 इंटू सॉरी 4 इंटू 10 की पावर -14। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ और OH- पूछा जाए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- एंड इट शुड बी 2 इंटू 10 की पावर -7। आई बात समझ में? हेलो सर टेम्परेचर वाला एक बार बता देना वापस। टेम्परेचर देखो, अगर टेम्परेचर के साथ PKW क्या होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो PKW की वैल्यू कम हुई है। 298 केल्विन पर PKW 14 होता है, हाँ है ना। यस सर। और इस टेम्परेचर पर PKW की वैल्यू 13.4 है, यानी ये टेम्परेचर 298 केल्विन से ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट है कि आपको वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है। अल्फा ऑफ वाटर, वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, कैसे बताएंगे, क्या करना चाहिए? तो K का वो expression नहीं, के एक्सप्रेशन से मत जाओ, एकदम सिंपल तरीका देखो। वाटर जब डिसोसिएट करेगा तो वाटर डिसोसिएट करके H+ और OH- बनेगा, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अगर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को नॉर्मली हम C से लिखते हैं, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को C से लिखते हैं, और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन C है, तो बताओ H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी? H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी? क्या वो C अल्फा हो जाएगी? Yes, Yes, sir. sir. अगर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन C कहोगे तो ये डिसोसिएट करेगा, तो ये C अल्फा बनना चाहिए और इसको भी C अल्फा बनना चाहिए। अब C अल्फा इक्वल्स टू कितना? C अल्फा इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इक्वल्स टू C अल्फा, और ये वैल्यू होता है 2 इंटू 10 की पावर -7 के बराबर। अल्फा को लिख सकते हैं कि ये 2 इंटू 10 की पावर -7 बाई C के बराबर है, हाँ है ना। Yes, sir. अब C इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कितने लिखते हो? तो 1000/18 याद आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये 1000/18 है, और 18 को ऊपर लेते जाएंगे तो ये 36 इंटू 10 की पावर -10 के बराबर हो गया, हाँ है ना। Yes, sir. या हम इसको लिख सकते हैं कि 3.6 इंटू 10 की पावर -9। तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन या OH- की कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें पता है तो उसको C अल्फा के टर्म में लिख के हम आसानी से वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बता सकते हैं। तो वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 3.6 इंटू 10 की पावर -19। इस सिचुएशन में वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Sir, concentration of H+ and OH- 2 into 10 to the -9 कितना है sir? वो बता दो। देखो KW की वैल्यू इतनी है, हाँ ना। Yes, sir. H+ की कॉन्सेंट्रेशन, OH- की कॉन्सेंट्रेशन, तो देखोगे KW क्या होता है, तो KW इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-, है ना। प्योर वाटर में H+ और OH- दोनों की कॉन्सेंट्रेशन
सेम इक्वल होगी, तो OH माइनस को H प्लस लिख दो, लिख सकते हैं। Yes sir, under root तो KW. हाँ, तो ये अंडर रूट KW हो जाएगा, और अंडर रूट KW है तो इसका अंडर रूट कितना, तो 2 इंटू 10 की पावर -7m। समझ में आ गई बात? Yes sir. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक हाँ, सर तो फिर जो पीएच होगा वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। पीएच न्यूट्रल वाटर का पीएच जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। न्यूट्रल सॉल्यूशन या वाटर का जो पीएच है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। प्योर वाटर का जो पीएच है दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। एक ग्राफ बनाओ, एक ग्राफ ड्रॉ करो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, H प्लस वर्सेस OH माइनस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। So rectangular hyperbola. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, देखो H प्लस वर्सेस OH माइनस, H प्लस इंटू OH माइनस का प्रोडक्ट हमेशा KW के बराबर होगा। तो H प्लस इंटू OH माइनस का प्रोडक्ट KW के बराबर है, तो ये ग्राफ कैसा जाना चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब बताओ टेम्परेचर बढ़ाने के साथ KW की वैल्यू पे क्या असर पड़ता है? बढ़ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KW की वैल्यू बढ़ जाएगी, और KW की वैल्यू अगर टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ेगी तो ग्राफ, अगर हम किसी हायर टेम्परेचर की बात करें, दो टेम्परेचर्स की बात करें, तो आप ग्राफ कैसे बताओगे? ये मान लो T1 टेम्परेचर पर है, तो बताओ T2 टेम्परेचर पर क्या होना चाहिए? ये T1 पर है तो T2 पे क्या होना चाहिए? इससे ऊपर जाना चाहिए। क्यों ऊपर जाना चाहिए? KW बड़ा है। हाँ, KW की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो अगर ये T1 पे ग्राफ ऐसा है तो T2 पे और ऊपर से जाना चाहिए, हाँ है ना। एक और ग्राफ बनाओ कि अगर हम log H प्लस या pH वर्सेस pOH का ग्राफ बनाएं, pH वर्सेस pOH, ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे बना? H प्लस एक्स वाई एक्सिस पे है और ये एक्स एक्सिस पर है। x इंटू वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट क्या होता है? अरे x इंटू वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट क्या बनता है? कोनिक सेक्शन हो गया तुम लोगों का? चल रहा है। तो हाइपरबोला की इक्वेशन और PV इक्वल टू NRT में भी तो यही इक्वेशन बनती है कि P इंटू वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो x इंटू वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। चलिए pH वर्सेस pOH, इसका ग्राफ बताओ कैसा आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। देखो H प्लस इंटू OH माइनस दिस इक्वल्स टू KW। तो हम अगर दोनों साइड नेगेटिव लॉग ले हैं तो ये हो जाएगा pH नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस। दोनों साइड अगर नेगेटिव लॉग ले हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ KW। अब इसको स्प्लिट कर दो, इसको क्या लिख सकते हो? pH plus pOH. नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस एंड नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस, हाँ है ना। Yes. और नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस इज PH और नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस इज POH। ये हो जाना चाहिए PH प्लस POH इक्वल्स टू PKW। तो दिस विल बी PH प्लस POH इक्वल्स टू PKW। अब देखो अगर हम pH वर्सेस pOH का ग्राफ बनाएं तो pH को लिख सकते हैं कि ये pH इक्वल्स टू PKW माइनस POH, हाँ है ना। Yes, sir. ग्राफ कैसा होना चाहिए? Straight line with positive intercept and negative slope. हाँ, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव इंटरसेप्ट एंड नेगेटिव स्लोप। मान लो ये T1 टेम्परेचर पर है, तो एक टेम्परेचर T2 जो T1 से ज़्यादा है,
इस पे बताओ ग्राफ कैसा बनना चाहिए? सर ऊपर हो जाएगा क्योंकि पीकेडब्ल्यू नीचे हो जाएगा पीकेडब्ल्यू नीचे होगा। हाँ, डिक्रीज हो टेम्परेचर बढ़ाने से केडब्ल्यू की वैल्यू बढ़ती है और पीकेडब्ल्यू की वैल्यू घटती है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वाला जो पीकेडब्ल्यू है वो कम हो जाता है, तो इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ये T2 टेम्परेचर पर है, ये T1 टेम्परेचर पर है। आई बात समझ में? आयो, ठीक है। तो ये T1 पे और ये हो गया T2 पे। तो T1 T2 टेम्परेचर चेंज करोगे तो पीकेडब्ल्यू चेंज होता है, तो इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा और स्लोप चेंज हो जाएगा। इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है वो पीकेडब्ल्यू के बराबर है। ये ग्राफ, ये लाइन समझ में आ रही ना कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये y एक्सिस पर है, ये x एक्सिस पर है और ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये y इक्वल्स टू mx प्लस c के सिमिलर है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और ग्राफ आपको दोनों, ये ग्राफ और ये ग्राफ, दोनों ग्राफ बन जाएंगे। यस। चलिए अब हम बात करते हैं जरा एसिड बेस की थियरी पे। एसिड बेस, एसिड बेस की 3 थियरीज हैं। फर्स्ट वन इज अरेनियस थियरी, सेकंड वन इज ब्रॉन्स्टेड, लॉरी एंड थर्ड वन इज ल्यूइस। अरेनियस कॉन्सेप्ट, ल्यूइस कॉन्सेप्ट एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। अब देखो अरेनियस कॉन्सेप्ट में हम एसिड किसको बोलते हैं? तो एसिड वो है, एसिड हम उस स्पीसीज को बोलेंगे जो खुद आयोनाइज होके H+ प्रोड्यूस करे, जो खुद सेल्फ आयोनाइज होके, खुद डिसोसिएट होके H+ प्रोड्यूस करे। तो प्रोड्यूसेस H+ फ्रॉम डिसोसिएशन ऑफ इटसेल्फ। तो एसिड हम उसको कहेंगे, अरेनियस कॉन्सेप्ट में एसिड वो है जो प्रोड्यूसेस H+ फ्रॉम डिसोसिएशन ऑफ इटसेल्फ। खुद जो स्पीसीज आयोनाइज होके H+ प्रोड्यूस करती है उसको हम एसिड कहते हैं अरेनियस के कॉन्सेप्ट में। जैसे HCl क्या एक एसिड है? अरेनियस एसिड है। तो हम HCl को कह सकते हैं कि वो एक अरेनियस एसिड है, ठीक है। HCl को हम कह सकते हैं कि HCl इज एन अरेनियस एसिड। हम HNO3 को भी एक अरेनियस एसिड कह सकते हैं, एसिटिक एसिड को भी एक अरेनियस एसिड कह सकते हैं कि क्योंकि ये सारे लोग सेल्फ डिसोसिएशन से H+ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट का भी एसिड एकदम सेम ही है, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट का भी एसिड एकदम सेम ही है, पर इसको भी एकदम सेम कहोगे कि ये भी प्रोड्यूसेस H+ फ्रॉम इटसेल्फ, प्रोड्यूसेस H+ फ्रॉम इटसेल्फ। तो दोनों के एसिड्स एकदम सेम ही हैं। अब एक बात देखो, अब आते हैं ल्यूइस कॉन्सेप्ट पे। ल्यूइस कॉन्सेप्ट में एसिड कौन है? तो ल्यूइस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड वो है जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। लोन पेयर एक्सेप्टर को एसिड कहते हैं। लोन पेयर एक्सेप्टर्स को हम यहां पर एसिड कहते हैं। जैसे B2H6 क्या करता है? B2H6 ऑक्टेट पूरा नहीं है, लोन पेयर बात एक्सेप्ट करता है, तो ये ल्यूइस एसिड है। अच्छा H3BO3 बताओ कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए? इसमें या इसमें? ल्यूइस एसिड में। H3BO3 भी एक्सेप्ट करता है इसी तरीके से, तो वो भी ल्यूइस एसिड है। वो एक अरेनियस एसिड नहीं है, वो भी एक ल्यूइस एसिड है। और ब्रॉन्स्टेड एसिड और अरेनियस एसिड दोनों एसिड्स लगभग एकदम सेम ही हैं। अब देखो बेस की बात, यहां हम बेस किसको कहते हैं?
तो अरेनियस बेस वो है जो सेल्फ आयनाइजेशन से OH माइनस प्रोड्यूस करे। तो अरेनियस बेस वो उसको कहते हैं दैट प्रोड्यूसेस OH माइनस फ्रॉम इटसेल्फ या फ्रॉम डिसोसिएशन ऑफ इटसेल्फ। अपने डिसोसिएशन से जो OH माइनस प्रोड्यूस करे हम उसको कहते हैं कि दैट स्पीसीज इज अ, वो स्पीसीज जो है वो एक बेस है। अब यूएस कॉन्सेप्ट में किसको बेस कहते हैं? तो जो स्पीसीज लोन पेयर डोनर है, लोन पेयर डोनर को हम कहते हैं यहां पर बेस। अच्छा, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में बेस की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है और यहां बेस हम उसको कहते हैं दैट एक्सेप्ट्स H+, एक्सेप्टर ऑफ H+। H+ को जो स्पीसीज एक्सेप्ट करती है उसको कहते हैं कि वो ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में बेस है। अब जरा ध्यान से समझो, OH माइनस जितने लोग प्रोड्यूस करते हैं उनको हम यहां पर एसिड कह देते हैं, सॉरी यहां पर हम बेस कह देते हैं, जैसे NaOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे बेस हैं। यूएस कॉन्सेप्ट में बेस कौन किसको कहते हैं? यूएस कॉन्सेप्ट में जो लोन पेयर डोनर है, जैसे अमोनिया, हाँ ना, CH3NH2, ये सब क्या हो गए? तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो ये सारे लोन पेयर डोनर वाले बेस हैं। अब ये देखो, ये इनको कहते हैं ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में कि जो H+ एक्सेप्टर है वो बेस है। अब अगर H+ को कोई एक्सेप्ट करेगा मतलब H+ के साथ बाइंड करेगा, है ना। अब H+ के साथ बाइंड करेगा तो ये बताओ कि जब H+ को कोई एक्सेप्ट करेगा, H+ के साथ बाइंड करेगा, तो बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो कौन देगा? वही एटम देगा। वही एटम देगा, है ना। वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन वही देगा, क्योंकि H+ तो बोलेगा कि मैं तो बस एक प्रोटॉन हूं। तो इसको कई बार कहते हैं कि एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन एंड डोनर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन एक्सेप्टर इज एन एसिड एंड प्रोटॉन डोनर इज अ बेस। सॉरी, प्रोटॉन एक्सेप्टर इज अ बेस एंड प्रोटॉन डोनर इज एन एसिड। अब देखो, ये जब भी कोई H+ एक्सेप्ट करेगा, कोई भी स्पीसीज H+ एक्सेप्ट करेगी, तो H+ को वो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, हाँ ना। तो यहां बस इतना फर्क है कि ये यहां कोई लिमिटेशन नहीं होती कि H+ किसको डोनेट करना है, सॉरी लोन पेयर किसको डोनेट करना है, यहां कोई लिमिटेशन नहीं है। यहां ये है कि एसिड वो है जो किसको लोन पेयर डोनेट कर सके, जो H+ को एक्सेप्ट कर सके। जैसे अमोनिया H+ के साथ जब रिएक्शन करता है तो अमोनिया प्लस H+ ये बना रहा है अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। अब अमोनियम आयन जो बना, इसमें अमोनिया को क्या कहोगे? अमोनिया H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, तो अमोनिया क्या हुआ? ब्रॉन्स्टेड बेस। अब अमोनिया जब H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये जो चौथा H जो नाइट्रोजन के साथ बाइंड हो रहा है, उसको बाइंड होने के दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं? अमोनिया दे रहा है। यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि अमोनिया अपना लोन पेयर H+ को डोनेट कर रहा है। यस। तो हम इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि लोन पेयर डोनर टू H+, जो H+ को लोन पेयर डोनेट कर देते हैं, उन लोगों को हम ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में बेस कहते हैं। और जो किसी को भी लोन पेयर डोनेट कर देते हो उनको हम क्या कहते हैं? यूएस कॉन्सेप्ट में बेस कहते हैं। और अरेनियस कॉन्सेप्ट में जो लोग OH माइनस प्रोड्यूस करते हैं खुद के डिसोसिएशन से, उनको कहते हैं कि वो अरेनियस बेस हैं। तो बेस की ये 3 कैटेगरीज है। अब मुझे बताओ, वाटर क्या एक एसिड है? वाटर क्या एक अरेनियस एसिड है? यस सर। वाटर क्या एक अरेनियस बेस है? यस सर। वाटर क्या एक ब्रॉन्स्टेड एसिड है? यस सर। वाटर क्या एक ब्रॉन्स्टेड बेस है? Yes, sir. वाटर H+3O+ बना सकता है। वाटर क्या एक यूएस एसिड है? नहीं, वाटर कैनॉट एक्सेप्ट अ लोन पेयर। वाटर लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता,
क्योंकि वाटर के पास नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है कि इयोन पर एक्सेप्ट करे, तो वाटर इयोन पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वाटर इयोन पर डोनेट कर सकता है, H+ को देता है, H+ को डोनेट करके H3O+ बनाता है, तो वाटर कैन डोनेट इयोन पेयर, वाटर इयोन पर डोनेट कर सकता है। आई बात समझ में? Yes. वाटर इयोन पर डोनेट कर सकता है। तो वाटर सब कुछ है, पर क्या नहीं है? यूरिक एसिड को छोड़ के वाटर सारे रोल प्ले कर सकता है। वाटर केवल यूरिक एसिड का काम नहीं कर सकता, बाकी कोई भी काम कहो तो वाटर कैन डू इट। चलिए अब हम एक बात करते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की। ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में देखोगे ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में जैसे मान लो एक रिएक्शन में लिख रहा हूं HCl प्लस वाटर, HCl वाटर में डिजॉल्व होके अपना H+ यूज करेगा, और वैसे तो ये पूरी रिएक्शन है कंप्लीट हो जाती है, पूरी तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। चलो मैं इसको इक्विलिब्रियम जब लिख रहा हूं तो HCl की बजाय मैं HF ले लेता हूं। HF एक वीक एसिड है, पता है? HF 100% डिसोसिएट नहीं होता, ये एक वीक एसिड है। वाटर लिक्विड है, इसमें HF ऐड किया गया तो HF H+ यूज करेगा और वाटर उस H+ को गेन करेगा, तो H3O+ H+ एंड F- H+ बन गया, और ये है HF H+। अब बताओ यहां पर HF ने H+ यूज किया है, HF ने H+ डोनेट किया है, तो HF ने किसका काम किया, किसका रोल प्ले किया? एसिड का। HF ने यहां पर रोल किया है एसिड का। वाटर ने क्या किया? एक्सेप्ट। तो ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट से बताओ कि वाटर यहां किसका काम किया? बेस का। अब जरा बैकवर्ड रिएक्शन पे नजर दौड़ाओ, इसमें F- गेन करके HF बना रहा है, हाँ ना? F- क्या कर रहा है? HF बना रहा है, तो हमें F- को क्या कहना चाहिए? H+ एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस है, तो ये भी बेस है, ये भी बेस है, तो दोनों बेस में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए हम इसको कह देते हैं कि ये कॉन्जुगेट बेस है, ये है कॉन्जुगेट बेस, दिस वन इज अ कॉन्जुगेट बेस। और H3O+ को क्या कह सकते हो? ये कौन है? तो यहां बैकवर्ड डायरेक्शन में देखो कि H3O+ से वाटर बन रहा है, तो ये तो H+ यूज कर रहा है, तो हमें इसको कहना चाहिए कि दिस वन इज अ कॉन्जुगेट एसिड, ये कॉन्जुगेट एसिड है। आई बात समझ में? कॉन्जुगेट का सीधा मतलब बस ये है कि ये एसिड है, ये भी एसिड है, तो दोनों में डिफरेंस दिखाने के लिए हम एक टर्म यूज कर रहे हैं कि ये उसका कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट मतलब अदर पार्ट, ऐसा समझो। अब देखो एक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, एक बेस का कॉन्जुगेट एसिड है। अगर आप नेमिंग में इसको एसिड कह देते, H3O+ को एसिड कह देते, तो इसको क्या कहते? कॉन्जुगेट बेस है। और अगर इसको बेस कह देते तो HF को क्या कहते? कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड। तो ये देखोगे कि एसिड बेस में कॉन्जुगेट एसिड और बेस का एक पेयर बनता है, एक जोड़ा बनता है। कॉन्जुगेट एसिड और बेस का एक पेयर बनता है, एक जोड़ा बनता है, और इस पेयर को कहते हैं हम, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। अब देखो जैसे अमोनिया एक्वस है, अमोनिया एक्वस को वाटर में ऐड करो, अमोनिया है, ये वाटर में आयनाइज होकर, सॉरी वाटर से H+ एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन बनाएगा, और वाटर H+ यूज करके OH- बनाएगा। बताओ यहां किसने कौन सा रोल प्ले किया?
अमोनिया ने बेस बेस का, और वाटर ने एसिड एसिड का। तो वाटर यहाँ एसिड है और NH3 यहाँ पर बेस है, तो ये NH3 बेस है। NH3 बेस है तो NH4 प्लस को क्या कह सकते हो? कॉन्जुगेट एसिड तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। OH माइनस और वाटर में देखो, वाटर क्या कर रहा है? एसिड वाटर क्या कर रहा है? H प्लस वाटर से निकल जा रहा है ना, देने वाला है। H प्लस डोनर है तो उसको क्या कहोगे? दिस इज एन एसिड। और ये H प्लस डोनेट करने के बाद OH माइनस बना है। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में देखो, ये OH माइनस क्या कर रहा है? OH माइनस क्या कर रहा है? H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, तो OH माइनस को क्या कहना चाहिए? कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट बेस। OH माइनस इज अ कॉन्जुगेट बेस। तो एसिड या बेस किसी को भी वाटर में जब ऐड करोगे तो उसके कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बनेंगे। ध्यान से देखो, एक एसिड से उसका कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाओगे? एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनाना हो तो क्या करोगे? H प्लस हटा दो। H प्लस हटा दोगे। और एक बेस से उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना हो तो H प्लस ऐड कर दोगे। अमोनिया बेस है, कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो H प्लस जोड़ दोगे, और एसिड से उसका कॉन्जुगेट बेस बनाना हो तो H प्लस माइनस कर देंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर एक प्रोटॉन से डिफर करते हैं? यस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में बस प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, किसी के पास एक प्रोटॉन ज्यादा होगा, किसी के पास एक प्रोटॉन कम हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स डिफर्स ओनली बाय अ प्रोटॉन। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स जो हैं ये प्रोटॉन से डिफर करते हैं। आई बात समझ में? यस अब देखो, अब अगर हमें कोई स्पीसीज दी हुई हो और हमें उसका कॉन्जुगेट बनाना हो, अगर हमें कोई स्पीसीज मिल जाए और हमें उसका कॉन्जुगेट बनाना हो, जैसे अगर एग्जिस्ट करता है तभी बनाना है। जैसे वाटर, वाटर का कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, यानी वाटर को किसका काम कराना है? बेस का। तो क्या करना चाहिए वाटर में? H प्लस ऐड करना चाहिए। और वाटर का अगर कॉन्जुगेट बेस बनाना हो माइनस कर देना चाहिए। तो बताओ वाटर का कॉन्जुगेट एसिड कौन है? हाइड्रोनियम। वाटर का कॉन्जुगेट एसिड इज H3O प्लस, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। और वाटर का कॉन्जुगेट बेस कौन है? OH माइनस। OH माइनस को क्या कहते हो? हाइड्रोक्साइड आयन। अच्छा, वाटर देखो H प्लस ले भी सकता है और H प्लस दे भी सकता है। ऐसे लोग जो H प्लस ले भी सकते हैं और H प्लस दे भी सकते हैं, तो एसिड का भी काम, एसिड का, हाँ, ये लोग एसिड का भी काम कर सकते हैं, ये लोग बेस का भी काम कर सकते हैं, पर ये H प्लस ये और H प्लस दे करके दोनों काम कर सकते हैं। तो इसलिए इनको कहा जाता है एक स्पेशल नाम कि ये लोग एम्फीप्रोटिक हैं। ये स्पीसीज एम्फीप्रोटिक है। ठीक है, अब देखो HSO4 माइनस, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बनना चाहिए? कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, हाँ H2SO4। और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनना चाहिए? SO4 2 माइनस। तो इसको भी क्या कहोगे? HSO4 माइनस कैसा है? एम्फीप्रोटिक है। HPO3 2 माइनस,
इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा? H3PO। कॉन्जुगेट एसिड तो एक प्रोटॉन से डिफर कराना है, एक H बस ऐड करो, प्योरिटी माइनस H2PO3। H2PO3 माइनस। इसका कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? H निकाल दें क्या? 4-3 माइनस। नहीं नहीं नहीं, PO4 कैसे? यहाँ ऑक्सीजन बढ़ाओगे? सर नहीं सर। नहीं। देखो HP, ये कौन से एसिड से आया हुआ है? ये इसका एसिड, इसका एसिड कौन होगा? फाइनल एसिड H3PO3। अब H3PO3 का स्ट्रक्चर तुम्हें ध्यान होगा कि OH डबल बॉन्ड O, OH और एक H ऐसा होता है, यस हाँ है ना? अब बताओ कि H3PO3 क्या एक H3PO3 जो है, इसको देखो ध्यान से, H3PO3 क्या एक डाइप्रोटिक एसिड है या ट्राइप्रोटिक है? डाइप्रोटिक। तो क्या ये तीसरा H जो H फॉस्फरस से जुड़ा हुआ है, क्या H ये वाला H भी एसिडिक होता है कि वो रिमूव हो पाए? नो सर नहीं, ये रिमूव नहीं हो सकता। आई बात समझ में? यस सर हाँ है ना? तो वो अगर H रिमूव नहीं हो पाएगा तो उसको नहीं निकालना है। तो अब यहाँ 2 H निकल चुके हैं, तो अब इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं बन सकता। आई बात समझ में? यस चाहिए बाई कार्बोनेट आयन। अब बताओ कॉन्जुगेट एसिड कौन है इसका? H2CO3। H2CO3। और बेस कौन है? CO3। CO3 2 माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में बता सकते हैं कि कौन सा एसिड बनेगा, कौन सा बेस बनेगा। ठीक है, हाँ तीनों कॉन्सेप्ट्स में से हम जनरली कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं एसिड बेस? तीनों फॉलो करते हैं, जहां जो कॉन्सेप्ट लग जाए। जैसे अमोनिया को अगर बेस कहना हो, अमोनिया एक बेस है, तो हम कौन से कॉन्सेप्ट से कह रहे हैं? इधर से और इधर से कह रहे हैं। NaOH एक बेस है, तो हम इधर से कह रहे हैं। आई बात समझ में? यस सर HCl वाला आगे बता दीजिए। H3PO3 में देखोगे कि ये जो स्पीसीज है वो है HPO3 2 माइनस। HPO3 2 माइनस कैसे बनेगा? तो H3PO3 से 2 H+ निकाल दो। अब बताओ 2 H+ निकालने के बाद बना ये HPO3 2 माइनस। ध्यान से देखो, अब इसका ये जो तीसरा H बना है क्या ये भी निकाला जा सकता है? क्या ये H एसिडिक है? हाँ या ना? ये H एसिडिक नहीं है, तो ये H निकलेगा नहीं, ये H वाटर में नहीं निकलेगा और इसका कोई कॉन्जुगेट बेस तुम नहीं बना पाओगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के Ka और Kb में। जैसे मान लो एक एसिड है HA नाम का एक एसिड है, ये एसिड है। अब इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? अरे इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? हेलो, HA एक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसे बताओगे? A माइनस। अब देखो एसिड का जब डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम लिखोगे तो उसको दो तरीके से लिख सकते हो। एक कि HA एक्वस लिख लो, इसको लिखो कि ये वाटर के साथ, एक्चुअली ये जब भी एसिड H+ यूज करेगा तो वो फ्री H+ के फॉर्म में रहेगा या H3O+ के फॉर्म में रहेगा? H3O। हाँ, H+ के फॉर्म में नहीं रह सकता क्योंकि H+ बस एक प्रोटॉन है और बहुत मतलब न्यूक्लियस है और एक प्रोटॉन है तो उसकी साइज बहुत छोटी होगी और एक प्रोटॉन का पूरा पॉजिटिव चार्ज है तो वो बहुत ही एक्टिव होगा, तो वो तुरंत वाटर के साथ कंबाइन होकर H3O+ बनाता है। तो जब भी कभी वाटर में कोई H+ यूज करेगा तो वो H3O+ के फॉर्म में ही जाने वाला है। तो हम इसको H+ लिखें या H3O+ लिखें एक ही बात है। अब देखो ये यूज करके बना लिया H3O+ और A- और इसको कहेंगे कि ये एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ये Ka है। ये एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इसको कहोगे कि ये Ka है। अब देखो अगर इसी के कॉन्जुगेट बेस की बात करें
तो कॉन्जुगेट बेस में A माइनस एक्वस जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा HA एक्वस और OH माइनस, ठीक है। और इसको कहोगे कि इस कॉन्जुगेट बेस का ये KB है। एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट इस तरीके से इसको Ka कहोगे, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसको कहोगे कि ये कॉन्जुगेट बेस यहां बेस का काम कर रहा है, वाटर से H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको कहोगे कि ये KB है, इस कॉन्जुगेट बेस का KB है। अब जरा इन दोनों इक्विलिब्रियम्स को ऐड कर दो, दोनों का समेशन करो। देखो A माइनस कैंसिल, HA कैंसिल, यहां बच गया 1 और 2 यानी 2 वाटर, तो यहां बच जा रहे हैं 2 वाटर लिक्विड, और इससे बन रहा है H3O प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहना चाहिए हमें कि ये दोनों को ऐड करने के बाद बना हुआ है, दोनों रिएक्शन को ऐड किया है तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यस सर। अच्छा, इसको क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये H2O लिक्विड दो रिएक्शन को, दो इक्विलिब्रियम्स को जब ऐड करते हो तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये H प्लस एक्वस और ये OH माइनस एक्वस बनाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, H3O प्लस को आप नॉर्मली H2O प्लस वाटर से बनता है, तो इसको आप H प्लस भी लिख सकते हो, तो एक वाटर यहां से और एक वाटर यहां से माइनस कर दिया, हाँ है ना। यस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से चलेगा, ऐसे या ऐसे कोई तरीके से भी लिखो। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना कहोगे, इसका इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, क्या इसको KW कह सकते हैं, यस सर। यस। और KW इक्वल्स टू K इंटू KB बोल सकते हैं, ये भी KW ही है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी जो आएगा वो H प्लस इंटू OH माइनस के बराबर ही है, हाँ है ना, यस सर। क्योंकि ये जो H प्लस है वो H3O प्लस के फॉर्म में होगा, तो आप H3O प्लस कहो या H प्लस को, एक ही बात है। तो ये H प्लस इंटू OH माइनस ही है, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी KW के बराबर है और ये भी KW के बराबर ही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए, एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए KW इक्वल्स टू KA इंटू KB। तो फॉर सबके ये नहीं, फॉर अ कॉन्जुगेट एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए Ka इंटू Ka ऑफ HA इंटू KB ऑफ A माइनस इक्वल्स टू KW। अब ध्यान दो, अब KB को क्या लिख सकते हो, KB को KB ऑफ A माइनस, क्या हम इसको KW अपॉन K ऑफ HA कहेंगे, हाँ है ना। यस सर। KB ऑफ A माइनस को कह सकते हो कि वो KW अपॉन K ऑफ HA है। ये समझ में आ रहा है कहाँ से आ रहा है, हम इसी इक्वेशन को KB ऑफ A माइनस इक्वल्स टू KW अपॉन K ऑफ HA ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो, जो एसिड जितना स्ट्रॉन्गर होगा उसके लिए ये इक्विलिब्रियम उतना ही
फॉरवर्ड जाएगा या उतना ही बैकवर्ड जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। तो जो एसिड जितना स्ट्रांग होगा उसके ये इक्विलिब्रियम उतना ही फॉरवर्ड शिफ्टेड होगा, यानी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ज्यादा होगा। तो जो एसिड जितना स्ट्रॉन्गर होगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होगा, हाँ है ना? और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा दैट मींस के उतना ज्यादा होगा। अब देखो, स्ट्रॉन्गर द एसिड, जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा मोर विल बी के, कह सकते हैं जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उतना ज्यादा के होगा। अब के जितना ज्यादा होगा के भी क्या होगा? कम होगा। उतना कम। के बी विल बी लोअर विल बी के बी, और कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा फिर? के बी कम है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है। जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है उसके फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी कम है, हाँ है ना? तो वो अच्छा बेस है या बुरा बेस है? बुरा बेस है। तो वीकर विल बी द कॉन्जुगेट बेस, वीकर विल बी द कॉन्जुगेट बेस। तो जो एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक होगा। नहीं, ध्यान से सुनो, के बी इक्वल्स टू के डब्ल्यू अपॉन के, ऐसे ये समझ में आया? सर ये समझ आ गया लास्ट वाला पॉइंट। हाँ, अब देखो जो एसिड जितना स्ट्रॉन्गर होगा मतलब वो डिसोसिएट उतना फॉरवर्ड जा रहा है तो उसका के उतना ज्यादा होगा। अब मैथमेटिकली देखो, के जिसका जितना ज्यादा होगा उसका के भी क्या होगा? उतना कम होगा। और के भी अगर कम है, के भी जितना कम होगा रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है या बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है? अरे अभी तुमने बताया कि जब फॉरवर्ड ज्यादा जा रहा है तो के ज्यादा होगा। तो अगर के भी कम है, के कम है तो रिएक्शन की टेंडेंसी कहां है? बैकवर्ड रहने की। और जो बैकवर्ड रह रहा है तो वो तो OH माइनस कम प्रोड्यूस कर रहा है, और जो OH माइनस कम प्रोड्यूस कर रहा है उसको क्या कहोगे? वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है? वो एक वीक बेस है। तो जो कम OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है, जो OH माइनस के प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी कम है, वो एक वीकर बेस है। तो स्ट्रॉन्गर, अब देखो इसको कंबाइन कर दो, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर विल बी द कॉन्जुगेट बेस। जो एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गर द एसिड weaker will be the conjugate base। ठीक है, पर ये ध्यान रखना ये केवल तभी वैलिड है जब हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की बात करें। चलिए, के बी दिया हुआ है, एसीटेट एंड Kb of फॉर्मेटाइन। में एसीटेटाइन का Kb ज्यादा है, तो बताओ Ka किसका ज्यादा होगा? Kb एसीटेटाइन का ज्यादा है और Ka फॉर्मेटाइन का ज्यादा है। सॉरी, Kb एसीटेटाइन का ज्यादा है। तो अब हमें Ka बताना है। तो ये तो देखो, ये कॉन्जुगेट बेस का Kb दिया हुआ है। अब हमें एसिड का Ka बताना है। एसिड के Ka के बारे में कमेंट करना है। एसिड का Ka कैसे बताओगे? जिसका Kb ज्यादा उसका Ka। हाँ, तो Kw अपॉन Kb से बताओगे। तो जिसका Kb ज्यादा होगा उसके एसिड का Ka क्या होगा? उसके एसिड का Ka क्या होगा? कम होगा। अब बताओ,
इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में बताओ किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? फॉर्मिक। फॉर्मिक का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और एसिटिक का स्ट्रेंथ कम होगा। अब सेकंड पार्ट में बताओ, इफ वी हैव 1m solution of both acid, 1m solution of CH3COH and HCOH, which will have higher concentration of OH minus? बताओ किसमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी? किसमें ज्यादा होगी? HCOH में या फॉर्मिक एसिड में? सॉरी, HCOH में या एसिटिक एसिड में? तो फॉर्मिक में। फॉर्मिक एसिड में होगी क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। स्ट्रॉन्गर एसिड है तो वो H प्लस ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो उसमें H प्लस ज्यादा होगा। अब H प्लस ज्यादा होगा तो बताओ उसका pH क्या होगा? कम हो। लोअर, विच विल हैव हायर pH, तो एसिटिक एसिड। विच विल हैव हायर pH, तो ये इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो H प्लस ज्यादा होगा तो नेगेटिव योग ऑफ H प्लस की वैल्यू यानी pH की वैल्यू कम होगी, तो हायर pH आएगा एसिटिक एसिड का। विच विल हैव मोर OH माइनस, एसिटिक एसिड। हाँ आपको पता है H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है? KW के बराबर। कांस्टेंट रहेगा एक टेम्परेचर पे। यस। यस। तो H प्लस जिसमें ज्यादा होगा उसमें OH माइनस कम होगा, तो H प्लस जिसमें कम है उसमें OH माइनस ज्यादा होगा, तो इसका आंसर भी आना चाहिए एसिटिक एसिड। ये लॉजिक समझ में आया? यस। सर जहाँ हमने ऐसा कंपेयर किया है केबी का, CH3COOH होगा ना वहाँ पे, तो ऊपर वाले में ये एसिड नहीं है, ये Kb है, Kb ऑफ A माइनस, Kb ऑफ कॉन्जुगेट Kb B किसके लिए यूज करोगे? बेस। तो ये दोनों बेस का काम कर रहे हैं। तो CH3COOH होगा ना, फिर से वही बात कर रहे हैं तुम। एसिटिक एसिड एसिड है, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कौन होगा? एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसे बताओगे? अरे किसी एसिड से कॉन्जुगेट बेस कैसे बताते हैं? H प्लस निकाल के। तो एसिटिक एसिड अगर एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? CH3COO माइनस। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। 1m सॉल्यूशन है HA एंड HB का, दोनों का ही 1m सॉल्यूशन, 1m सॉल्यूशन ऑफ HA एंड 1m सॉल्यूशन ऑफ HB, 1m सॉल्यूशन ऑफ HB। अच्छा, pH देखोगे तो pH HA सॉल्यूशन का pH इज मोर देन pH ऑफ HB सॉल्यूशन। तो हमें कमेंट करना है, H प्लस कंपेयर करना है, H प्लस आयन इन HA और H प्लस आयन इन HB, किसका H प्लस ज्यादा होगा? HB में H प्लस ज्यादा, HP के सॉल्यूशन में H प्लस ज्यादा आएगा या HA के सॉल्यूशन में H प्लस ज्यादा आएगा? HB। और K कंपेयर करो, K HB का ज्यादा होगा या HA का ज्यादा होगा? HB। चलिए फटाफट ये तीनों कंपैरिजन बताओ। HB HA। पहला में किसका pH इसका ज्यादा है?
पीएच इसका ज़्यादा है, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन किस में ज़्यादा होगी? HB में ज़्यादा होगी। pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, तो H प्लस जब ज़्यादा होगा तो लॉग H प्लस ज़्यादा होगा और नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस यानी pH की वैल्यू कम होगी। तो देखोगे जिसका pH ज़्यादा है, जिस सोल्यूशन का pH ज़्यादा है, सेम कॉन्सेंट्रेशन है, तो जिस सोल्यूशन का pH ज़्यादा है उस सोल्यूशन में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, और जिस सोल्यूशन का pH कम है उस सोल्यूशन में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। अब बताओ, सेम कॉन्सेंट्रेशन ली जा रही है और HB से H प्लस ज़्यादा मिल रहा है, तो कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर है? HB स्ट्रॉन्गर है या HA स्ट्रॉन्गर है? HB स्ट्रॉन्गर है। और बताओ कॉन्जुगेट बेस, अब ये स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होना चाहिए? वीकर होना चाहिए। तो कॉन्जुगेट बेस वीकर होगा, यानी B माइनस वीकर होगा, A माइनस स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस है। आई बात समझ में? यस। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से हम एसिड का कंपैरिजन दिया हो तो पीएच पे, के पे और कॉन्जुगेट बेसिस पे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही बेस का कमेंट दिया हो तो हम कॉन्जुगेट एसिड के बारे में कमेंट कर सकते हैं, पीएच के बारे में कमेंट कर सकते हैं, पीओएच के बारे में कमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे कमेंट्स यूज कर बताए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं जरा पीएच कैलकुलेशन पे। अच्छा रुक जाओ, एक बात और। अब देखो, एक स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं और एक वीक एसिड किसको कहते हैं? तो स्ट्रॉन्ग एसिड में अल्फा लगभग 1 होता है, अल्फा की वैल्यू लगभग 1 होती है। और देखोगे कि अल्फा की वैल्यू 1 होती है तो यहां इसके स्ट्रॉन्ग एसिड का के की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। तो के की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो हम उस एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो अभी आप ऐसे याद रखिए कि अगर जिस भी एसिड का के 1 से ज्यादा है तो हम उस एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। अब बताओ, के अगर 1 से ज्यादा है तो कॉन्जुगेट बेस, ये HA का कमेंट हुआ कि HA का के 1 से ज्यादा है, तो कॉन्जुगेट बेस A माइनस का के भी क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस A माइनस का के बी क्या होगा? के बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? के अगर 1 से ज्यादा है तो के बी क्या होना चाहिए? 1 से कम। अरे 1 से कम या KW से भी कम? KW से भी कम। और KW की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर -14 एट रूम टेम्परेचर, यानी के भी 10 की पावर -14 से भी कम है। यानी ये तो वाटर से भी क्या हो गया? वीकर बेस, हाँ है ना? यस। ये तो वाटर से भी कमजोर हो गया। यानी इसको कैसा कहना चाहिए? ये वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है? वीक बेस, बहुत वीक है। और वीक तो है ही, पर ये क्या है कि वाटर से भी वीक बेस है, हाँ ना? आई बात समझ में? हेलो। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उन सब के बारे में ऐसा कह सकते हो कि सारे स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl, HBr, HI, HNO3, HClO4, H2SO4, ये जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, इन सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में कमेंट कर सकते हो कि ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, वीक होता है। और पानी से भी वीक होता है या पानी से स्ट्रॉन्ग होता है? पानी से भी वीक है। अब मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना और समझ के रिप्लाई करना। HCl का कॉन्जुगेट बेस कौन? Cl-। ठीक है। अब पानी में वाटर के अंदर Cl- है और वाटर तो है ही, और अगर इसमें H+ ऐड किया जाए तो बताओ H+ को कौन एक्सेप्ट करेगा? वाटर करेगा, Cl- नहीं करेगा, क्योंकि Cl- वाटर से क्या है? वीकर है। तो जो यहां स्ट्रॉन्गर है वही रिएक्ट करेगा,
यस सर। मतलब Ci- इतना बुरा बेस है, तो इन सब के जो कॉन्जुगेट बेसिस बनेंगे वो इतने बुरे बेस होंगे कि पानी उनसे स्ट्रॉन्गर बेस है। तो क्या बताओ, इनके कॉन्जुगेट बेस क्या कभी पानी में बेस का रोल प्ले कर पाएंगे? नो सर। क्या कभी वो पानी में बेस का काम करते हुए तुम्हें दिखेंगे? नो सर। नहीं दिखेंगे। जब सारा पानी मर जाएगा फिर इनको पानी का काम करने को मिलेगा। जब तक पानी जिंदा है इनको पानी का काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी इनसे स्ट्रॉन्ग बेस है। अब आते हैं जरा वीक एसिड्स पे। वीक एसिड्स बट वाटर से स्ट्रॉन्गर एसिड। वीक एसिड है, पर कैसा वीक एसिड है? तो जैसे एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड वाटर में कैसा काम करता है? वाटर में वीक एसिड का काम करता है। और एसिड का के देखोगे कि ये के 10 की पावर -5 के आसपास आता है। तो के की वैल्यू ये 1 से तो कम होती है, पर KW से ज़्यादा होती है। के की वैल्यू 1 से तो कम होती है, पर KW से ज़्यादा होती है। अब बताओ KB की वैल्यू कैसी होगी? तो अगर K की वैल्यू 1 पुट कर दें, K की वैल्यू हम 1 पुट कर दें, तो KB की वैल्यू कितनी आ रही है? KW। और अगर K 1 से कम पुट करेंगे तो KW की वैल्यू, KB की वैल्यू KW से ज्यादा आएगी। और K की वैल्यू अगर मैं KW पुट कर दूं तो KB की वैल्यू 1 आ रही है, हाँ ना, आ रही है। और अगर मैं K की वैल्यू KW से ज्यादा पुट करूंगा, ज्यादा मतलब KW से ज्यादा, यानी ये 1.1 KW पुट किया, तो ये वैल्यू 1 से कम आ जाएगी या 1 से ज्यादा आ जाएगी? कम आ जाएगी। तो अब बताओ इस कॉन्जुगेट बेस को क्या कहोगे? ये कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है? इसका KB 1 से कम आ रहा है, तो इसको क्या कहोगे? 1 से, वाटर से स्ट्रॉन्ग। हाँ, ये वीक बेस है, पर वाटर के कंपैरिजन में क्या है? स्ट्रॉन्ग है। अब यहां एक बात समझो, और अगर इस बात को समझ गए तो पूरा चैप्टर का मक्खन निकल जाएगा। इमेजिन करो कि वाटर में एसीटेट आयन है, वाटर में एसीटेट आयन है, और मैं H+ ऐड करूं, तो उस H+ को के साथ कौन रिएक्ट करेगा? एसीटेट आयन। अगर एसीटेट आयन है और वो स्ट्रॉन्गर बेस है वाटर से, हाँ ना, यस यस। तो वाटर में बेस का रोल प्ले करने का काम कौन करेंगे? तो ये करेंगे। तो ये देखो, ये जो वीक एसिड वाले जो योग हैं, और वीक एसिड कौन से? तो जो वाटर से मजबूत, वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, इनका कॉन्जुगेट बेस भी वीक होता है, पर वो वाटर से स्ट्रॉन्ग होता है। तो एसिड भी वाटर से स्ट्रॉन्ग है, पर एब्सोल्यूट टर्म में एसिड वीक है। कॉन्जुगेट बेस भी एब्सोल्यूट टर्म में वीक है, पर वाटर से स्ट्रॉन्ग है। तो ये योग, इसका कॉन्जुगेट, इन दोनों के कॉन्जुगेट वीक एसिड का भी काम करेंगे और वीक बेस का भी काम करेंगे। आई बात समझ में? यस। ये एसिड का काम करेगा तो कॉन्जुगेट वाटर में बेस का काम करेगा। ये दोनों काम कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब देखो, जो एसिड्स वाटर से भी वीकर एसिड हों, वीकर एसिड देन वाटर, जो एसिड वाटर से भी वीकर हो, या वीक एसिड का ही दूसरा कैटेगरी बोल दें कि वीक एसिड है पर वाटर से भी वीक एसिड है। वाटर से भी अगर वीक एसिड होगा तो यहां क्या होगा? तो K की वैल्यू KW से भी कम है। तो पहले तो ये बताओ कि क्या ये योग, ये जनता वाटर में एसिड का काम करेगा या वाटर एसिड का काम करेगा? यहां बताओ एसिड का काम कौन करेगा? वाटर करेगा या ये योग काम करेंगे? वाटर करेगा। जैसे इथेनॉल C2H5OH, ये वाटर से कमजोर एसिड है। हाइड्रोजन गैस कैसा है? हाइड्रोजन गैस तो एसिड ही नहीं है,
हाइड्रोजन गैस तो एसिड ही नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली कभी वो एसिड का काम ही नहीं करेगा। पर अगर हम जबरदस्ती सोचें तो ये भी हाइड्रोजन गैस, अच्छा जबरदस्ती अगर मानते हैं इनको, तो देखो इनका कॉन्जुगेट बेस Kb क्या होगा? Kb क्या होगा? ये 1 से ज्यादा आ रहा है, हाँ है ना? तो ये योग किसका काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग या वीक का? स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेंगे। अब ध्यान दो यहां H2 का कॉन्जुगेट बेस कौन है? H माइनस। अरे किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाते हो? H प्लस ने खाई के, हाँ है ना? तो H माइनस कैसा बेस है? H माइनस कैसा बेस है? बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत भयानक स्ट्रॉन्ग बेस है। तभी ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। नहीं, न्यूक्लियोफाइल वाली चीज थोड़ी सी अलग है, आप ऑर्गेनिक में देखोगे। अभी थोड़ा सा बस इसी से स्टिक करो। H2 तो बहुत बहुत बुरा वीक बेस है, ये मतलब बहुत बहुत बुरा एसिड है, ये पानी में एसिड का काम ही नहीं कर सकता। पर अगर इसका किसी तरीके से कॉन्जुगेट बनाया गया, मान लो सोडियम हाइड्राइड बनाया गया है, सोडियम को हाइड्रोजन के साथ रेक करके NaH बनाया गया है। अब H माइनस के बारे में सोचना है कि H माइनस कैसा बेस होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला बेस होगा या बहुत वीक वाला बेस होगा, या वीक है पर वाटर से स्ट्रॉन्ग वाला बेस होगा? बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो देखोगे कि H माइनस जैसे ही आएगा, H माइनस वाटर के साथ तुरंत रिएक्ट करके, और ये Kb बहुत बहुत ज्यादा होगा, 10 की पावर 60 70 80 कुछ भी हो सकता है। Kb की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, और Kb की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ये इक्विलिब्रियम क्या होगा, फॉरवर्ड आ जाएगा। मतलब ये योग जैसे ही वाटर में जाएंगे, वाटर का H प्लस लेंगे और H2 में निकल जाएगा तुरंत। आई बात समझ में? यस सर। जैसे अगर हम इथेनॉल का कॉन्जुगेट बेस कहें तो कौन है? इथेनॉल का कॉन्जुगेट बेस C2H5O माइनस। CH2H5O माइनस, उसको कहते हैं इथॉक्साइड आयन। कमजोर इथॉक्साइड आयन बताओ, एक मजबूत वाला, एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाला कॉन्जुगेट बेस है, हाँ है ना? यस सर। वो जैसे ही पानी में डालोगे तो पानी का H लेके वो तुरंत इथेनॉल प्रोड्यूस करेगा, और उसके केस में ये जो इक्विलिब्रियम है वो पूरा प्रोडक्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा इथॉक्साइड आयन, और वो पूरा का पूरा HA इथेनॉल और OH माइनस बना देगा। आई बात समझ में? यस। अब देखिए 3 कमेंट। पहला कमेंट यहां से, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर विल बी द कॉन्जुगेट बेस। सही है कमेंट? ये कमेंट एब्सोल्यूट टर्म्स में करा जा रहा है या फिर रिलेटिव टर्म्स में? रिलेटिव। स्ट्रॉन्गर, मोर, लेस। स्ट्रॉन्गर विल बी स्ट्रॉन्गर द एसिड, वीकर विल बी द कॉन्जुगेट बेस। तो ये रिलेटिव टर्म में कहा जा रहा है। आई बात समझ में? ये रिलेटिव टर्म में कहा जा रहा है, कंपैरिजन वाइज कहा जा रहा है, ठीक है? आई बात समझ में? यस सर। अब हम एब्सोल्यूट टर्म में कह रहा हूं मैं। स्ट्रॉन्ग एसिड विल हैव अ वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड विल हैव अ वीक कॉन्जुगेट बेस, Yes, sir. करेक्ट? स्ट्रॉन्ग एसिड विल हैव अ वीक कॉन्जुगेट बेस, करेक्ट? यस यस। Yes, sir. दूसरी बात देखो, अ वीक एसिड इन वाटर, ए एसिड दैट इज वीक एसिड इन वाटर, यानी एसिड इज प्लेइंग द रोल ऑफ वीक एसिड। तो एक एसिड जो वाटर में वीक एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा? वीक बेस। उसका कॉन्जुगेट बेस भी वीक है, पर कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है? वीक है बट वाटर से स्ट्रॉन्ग। नहीं, बस वीक स्ट्रॉन्ग बताना है, वाटर को नहीं लेना है। तो अगर एक एसिड वाटर में वीक एसिड का काम करता है, वाटर में पहले तो एसिड का काम करता है और वीक एसिड का काम करता है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? वीक बेस। और अगर एक एसिड वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करता है तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? वीक बेस। अगर एक एसिड वाटर में एसिड का ही काम नहीं करता, एक एसिड वाटर में एसिड का काम नहीं करता, मतलब वो तो वीक ही, वाटर से भी वीक एसिड होगा।
हाँ है ना? Yes. उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो, अगर आप टेबल को उल्टा कर दो, इधर से पढ़ो, एक स्ट्रॉन्ग बेस का के बी 1 से ज्यादा, ग्रेटर देन तो उसका के डब्ल्यू से कम, हाँ है ना? Yes. यानी उसका एसिड क्या होगा? वीक वीक एसिड, और वाटर से भी वीक एसिड। यस Yes. Yes. एक वीक बेस पर वाटर से स्ट्रॉन्गर, तो उसका कॉन्जुगेट एसिड भी वीक होगा पर वाटर से स्ट्रॉन्गर होगा, हाँ है ना? यस सर। और अगर एक वीक बेस है और वाटर से भी वीक बेस है, तो उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और वो एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग होगा। आई बात समझ में? यस सर। Yes. अब मैं 3 स्टेटमेंट दे रहा हूं, इनको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अ वीकर बेस विल हैव अ स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट एसिड। A weaker base will have stronger conjugate acid. Only if it is stronger. नॉट ऑलवेज। Not always. कैसे? So मतलब जैसे it कि is less stronger. What? स्टेटमेंट ध्यान से सुनो। अ वीकर रिलेटिव या एब्सोल्यूट? So truer. Yeah. Truer. रिलेटिव है। अ वीकर बेस, दो में कंपैरिजन किया जा रहा है। अ वीकर बेस विल हैव अ स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट एसिड। स्टेटमेंट करेक्ट या इनकरेक्ट? करेक्ट। Correct. A weak base will have a weak base in water will have a strong conjugate base. Only if it is less stronger. नहीं, a weak base in water. Yes, sir. Always. अरे, a weak base in water will have a weak acid, weak conjugate acid. यस सर। Yes. हाँ है ना? A weak base in water will have a weak conjugate acid. A weak acid in water will have a weak conjugate base. आई बात समझ में? यस सर। A stronger acid will have a strong acid और नहीं है, strong acid will have कैसा conjugate base? weak conjugate base। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार आप पूरे आज जितना पढ़ा वो पूरा अच्छे से रिवाइज करिए ना।